नमस्कार। आप सभी का पुनश्च एक बार मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी पेपर क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम में समाविष्ट अमिता इस उपन्यास की कथा पर चर्चा कर रहे हैं। लेखक यशपाल द्वारा रचित अमिता इस उपन्यास पर चर्चा करते समय हमने इस बात का उल्लेख किया था कि इस उपन्यास में इतिहास तथा कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। सम्राट अशोक का कलिंग विजय के लिए आक्रमण करना और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लेना तथा अपनी इस प्रतिज्ञा को शिलालेखों के माध्यम से अविस्मरणीय बना देना उपन्यास की केवल इतनी ही घटना ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर कल्पना के माध्यम से यशपाल जी ने उपन्यास की कथा वस्तु बुनी है, जिसका मूल उद्देश्य है शांति का संदेश देना। उपन्यास की मुख्य पात्र है अमिता, जो कलिंग नरेश करवेल की पुत्री तथा कलिंग की राजकुमारी है, जिसकी आयु मात्र 6 वर्ष की है। सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा से कलिंग पर आक्रमण करता है, किंतु कलिंग नरेश करवेल की वीरता के सामने अशोक टिक नहीं पाता। इसी दौरान महारानी नंदा, जो करवेल की पत्नी है, एक पुत्री को जन्म देती है और इस युद्ध के अवसर पर पुत्री जन्म को राज्य ज्योतिषी शुभ मानते हैं, क्योंकि अशोक और करवेल के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें कलिंग के राजा करवेल की जीत हुई है। इसीलिए इस अवसर पर पुत्री जन्म को कलिंग के ज्योतिषी शुभ मानते हैं तथा सर्वसम्मति से नवजात शिशु का नाम अमिता रखा जाता है। अशोक के आक्रमण का विरोध करने वाले करवेल को इस युद्ध में वीर मृत्यु प्राप्त होती है। वे अपने राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी अपने बहुत ही विश्वास पात्र तथा अनुभवी महामात्य आचार्य सुकंठ, साथ ही महासेनापति भद्रकीर्ति और धार्मिक विचारक आर्य प्रजीत पर सौंप देते हैं। इस प्रकार उपन्यास के आरंभ में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा करवेल के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में करवेल की विजय तो होती है, किंतु इस युद्ध में करवेल को वीर मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। महाराज करवेल की मृत्यु के बाद महारानी नंदा बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त होकर बिल्कुल सन्यासी की भांति जीवन जीने लगती है। किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, इस मूल मंत्र के साथ ही महारानी नंदा जीवन में आगे बढ़ती है। अपनी माँ के संस्कारों का परिणाम बालिका अमिता पर भी होता है और वह भी अपनी माँ की तरह हिंसा का विरोध करने लगती है। एक प्रसंग इस उपन्यास के मध्य में आता है कि चैत्य तोरण से पूजा कर लौटते समय कुछ लोग न्याय की प्रार्थना करने के लिए राजमाता नंदा के सामने आते हैं। वे लोग राजमाता नंदा को बताते हैं कि उत्तर टेकरी पर वेनुक नामक एक छोटा सा गांव है, जो सैनिकों द्वारा उजाड़ा जा रहा है। उनकी धरती उनसे छीनी जा रही है और महासेनापति भद्रकीर्ति की आज्ञा से उनकी झोपड़ियों के स्थान पर महादुर्ग तथा युद्ध शिविर बनाने की योजना है।
राजमाता अपनी प्रजा की इस समस्या को सुनकर उन्हें आश्वासन देती हैं कि उनकी धरती उनसे नहीं छीनी जाएगी। राजमाता नंदा की इस बात को सुनकर प्रजा अपनी राजमाता का जय जयकार करने लगती है। राजमाता अपने सेवक उद्दाल के द्वारा घोषणा करवाती है कि कलिंग में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, बल्कि यहाँ केवल अभिधर्म का ही पालन किया जाएगा। राजमाता की इस घोषणा से चिंतित होकर आचार्य सुकंठ, जो कलिंग के प्रमुख मंत्री हैं, राजमाता से विचार मंत्रणा के लिए राजभवन आते हैं। सारी स्थितियों से वे राजमाता को अवगत कराते हैं। फिर भी राजमाता नंदा अपनी घोषणा पर कायम रहते हुए कहती है, हिंसा के विरोध में हिंसा करना धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। महारानी नंदा की इस बात को सुनकर महामात्य आचार्य सुकंठ राजभवन से निराश होकर लौट जाते हैं। एक और महामंत्री होने के नाते आचार्य सुकंठ अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी कलिंग की रक्षा करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर राजमाता नंदा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहती और हर हिंसा का विरोध करती हुई वह दिखाई देती है। महामात्य सुकंठ कलिंग की प्रजा को युद्ध में सहभागी करने और विजय प्राप्ति की कामना के लिए महाबली यज्ञ की घोषणा करते हैं। सारा नगर यज्ञ की तैयारियों में जुट भी जाता है, लेकिन बौद्ध भिक्षुक जीवक तथा असंध के कहने पर राजमाता इस महाबली यज्ञ का विरोध करती हैं और राजमाता नंदा के विरोध के बाद कलिंग में किया जाने वाला महाबली यज्ञ भी रुक जाता है। कुछ समय बाद महामात्य को यह सूचना मिलती है कि राजमाता महाबोधि विहार में कलिंग के राज्य को भिक्षु संघ को अर्पण कर देने का संकल्प कर आई है और वह खुद सिद्धि प्राप्ति हेतु विहार में रहकर तप करना चाहती है। राजमाता नंदा के इस विचार को, इस संकल्प को जानने के बाद आचार्य सुकंठ अपनी सेना के साथ मिलकर बड़ी ही चतुरता से राजमाता को विहार में नहीं बल्कि श्रीश दुर्ग ले जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि युद्ध काल में वे यहीं रहकर अपनी पुत्री अमिता तथा कलिंग के कल्याण की कामना करें। साथ ही महामात्य उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली पूर्णिमा से ही बालिका अमिता कलिंग के राज सिंहासन का आरोहण करेगी और तभी से कलिंग की राजेश्वरी राजकुमारी अमिता का आदेश कलिंग के राज्य का शासन करेगा। बालिका अमिता का राज्याभिषेक उत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशाल शोभा यात्रा के द्वारा अमिता कलिंग की उत्तराधिकारिणी राजेश्वरी के रूप में प्रजा के सामने आती है। अमिता की बाल क्रीड़ाओं को देखकर प्रजा आनंदित हो उठती है। महामात्य सुकंठ कलिंग की प्रजा में निराशा के स्थान पर आशा तथा वीरता का संचार करने में सफल होते हैं। कलिंग की प्रजा अब दुगने उत्साह के साथ चंड अशोक के आक्रमण का विरोध करने की
तैयारियों में जुट जाती हैं। नगर के व्यापारी अपने द्वारा कमाए गए लाभ का कुछ हिस्सा युद्ध काल में राजकोष को दे, ऐसी घोषणा भी राज परिषद द्वारा की जाती है। लेकिन सेठ सौमित्र और अन्य व्यापारी बड़ी ही कुशलता से राजमाता के सामने विहार निर्माण की बात रखकर इस नीति से बच जाते हैं। राजमाता श्रीश दुर्ग में रहने लगती है। बालिका अमिता मातृ वियोग में दुखी रहने लगती है। हिता, जो बालिका अमिता की दासी है, किसी न किसी बहाने उसे राजमाता की याद दिलाती है, क्योंकि उसे लगता है राजमाता ही दास मोद को और उसे दासत्व से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए एक रात्रि अमिता को लेकर हिता श्रीश दुर्ग जाती है, जहाँ माँ बेटी फिर से मिल जाते हैं। कलिंग की ओर तीव्र गति से बढ़ती हुई मगध सेना के भय से राजमाता नंदा और राजकुमारी अमिता को सुरक्षित रूप से कलिंग के राजभवन भेज दिया जाता है। मगध की अपार सैन्य शक्ति के सामने अब इस बार कलिंग की सेना टिक नहीं पाती। अशोक की सेना कलिंग के सैनिकों को युद्ध भूमि में परास्त कर कलिंग के राजभवन तक आ पहुंचती है। इसी बीच कलिंग के वीर महासेनापति भद्रकीर्ति की भी मृत्यु हो जाती है। महामात्य सुकंठ तथा अन्य लोग राजमाता तथा बालिका अमिता को गुप्त रास्ते से राजभवन से बाहर भेजने का प्रबंध करते हैं। इन सारी स्थितियों से अनजान अमिता राजभवन में खेलती हुई बाहर का कोलाहल सुनकर छत की ओर दौड़ने लगती है। अमिता के साथ साथ दासी हिता, अमिता का कुत्ता बभरू तथा अन्य लोग भी दौड़ने लगते हैं। राजभवन के छत से अमिता देखती है कि अनेक जगहों पर आग की लपटें उठ रही हैं। लोग डर से इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग हाथों में भाले और तलवार लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद अमिता हिता से तथा उद्दाल से प्रश्न करती है, यह कौन है जो प्रजा से छीन रहे हैं? यह कौन है जो प्रजा को डरा रहे हैं? यह कौन है जो प्रजा को मार रहे हैं? यह पता चलने पर कि यह सब चंड अशोक के कहने पर हो रहा है, तब अमिता बभरू के गले की जंजीर लेकर अशोक को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। और इस प्रकार से उपन्यास के अंत में अमिता का सामना अब सम्राट अशोक से होता है। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद राजभवन के आंगन में ही अमिता का सामना अशोक से हो जाता है। क्षण भर रुककर अपने हाथ की जंजीर अशोक को दिखाती हुई अमिता कहती है, तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं। तुम्हारा खड्ग भी बहुत सुंदर है। तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता की बातें सुनकर अशोक शांत खड़ा हो जाता है और अशोक को मौन देखकर अमिता फिर से आग्रह के साथ कहती है कि हम कलिंग की युवराज्ञी हैं। तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं।
विजयी सम्राट अशोक अब भी मौन है। अमिता उससे फिर प्रश्न पूछती है, तुम कौन हो? और यह जानने पर कि वह जिसके सामने खड़ी है वही अशोक है, आश्चर्यचकित होकर कहती है, तुम अशोक हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? तुम प्रजा को क्यों डराते हो? प्रजा को क्यों मारते हो? तुम्हें क्या चाहिए? बालिका अमिता के इन प्रश्नों के उत्तर में अशोक कहता है कि उसे कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अमिता राज सिंहासन देने के लिए भी तैयार हो जाती है और इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की प्रतिज्ञा करने वाला अशोक बालिका अमिता के प्रश्नों से परास्त होकर हार कर निरुत्तर अर्थात बिना कोई उत्तर दिए खड़ा रहता है। सम्राट अशोक का हृदय जो 1,00,000 सैनिकों के रक्त से भी नहीं पसीजा था, वह बालिका अमिता के सामने पिघल जाता है। अपनी तलवार जमीन पर फेंककर बालिका अमिता को अपनी गोद में उठाकर सम्राट अशोक कहता है, कलिंग की महारानी, मगध का विजयी सम्राट हार गया, तुमने विजय पाई। साथ ही अमिता के हाथ से जंजीर लेकर उसे अपने गले में डालकर कहता है, कलिंग की महारानी, सम्राट अशोक बंध गया। अशोक तुम्हारा बंदी है। अशोक ने जो मांगा तुमने दिया। अब तुम अशोक से मांगो, कलिंग की महारानी आदेश दे, क्या चाहती है? इस पर बालिका अमिता उत्तर देती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। फिर भी अशोक के आग्रह करने पर अमिता उसे आदेश देती है कि हमारा आदेश है, किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। यदि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बभरू की तरह बांध कर रखेंगे। और अमिता के इस आदेश को स्वीकार कर अशोक प्रतिज्ञा लेता है कि अब वह किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। हिंसा तथा युद्ध के माध्यम से विजय की कामना नहीं करेगा, बल्कि अमिता की तरह प्रेम के माध्यम से संसार को जीतने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार से उपन्यास की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इस उपन्यास में लेखक यशपाल ने कलिंग पर अशोक के आक्रमण की ऐतिहासिक घटना में परिवर्तन कर उपन्यास का केंद्र कलिंग की बालिका राजकुमारी अमिता को बनाया है और इस उपन्यास के माध्यम से सारे विश्व को शांति का संदेश देने का प्रयास किया है। इसके संदर्भ में स्वयं लेखक यशपाल लिखते हैं कि विश्व शांति के प्रयत्नों में सहयोग देने के लिए मुझे भी 3 वर्ष में 2 बार यूरोप जाना पड़ा। संभवतः सन 1954 से लेकर 1956 तक के समय में मैंने विश्व शांति के लिए जो भी प्रयास किए, उन मुद्दों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने अथवा समस्याओं को सुलझाने की नीति की विफलता का विचार ही इस उपन्यास की कथा का मेरुदंड बन गया है। अर्थात उपन्यास की कथा के माध्यम से लेखक ने विश्व को शांति तथा अहिंसा का संदेश देने का अति सराहनीय प्रयास किया है। यहाँ पर उपन्यास की कथा जो हमने सार रूप में देखी समाप्त होती है। धन्यवाद।